जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब बातें करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले कोई भी एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, तो माइंड में एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्या है, कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन मार्क के पॉइंट को आज हम डाउट को क्लियर करने वाले हैं हमारे इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, व्हाट इज़ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है? तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड नेट का फुल फॉर्म हमारा हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करना होगा। इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इस एग्ज़ाम के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास उसके क्वालिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी क्वालिफिकेशन आप फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते। एग्ज़ाम तो देने की बात ही दूसरी हो गई। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए भी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो नॉर्मली इसमें क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया है, सिर्फ बेसिक सा टॉपिक्स है। आपको अपने मास्टर्स में मतलब पीजी में 55% क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है फॉर जनरल कैटेगरी। यदि आप किसी और कैटेगरी से हो तो आपको गवर्नमेंट द्वारा 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, आप उसे 50% में ही आप एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर एनआरआई से हो तो फिर आपको 55% इम्पॉर्टेंट है। आपको अपना मास्टर्स में 55% या एबव लाना ही होगा। और यदि आपने इस समय नया जो आया है एनईपी 2020 उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स किया है, 4 ईयर वाला बैचलर कोर्स किया है, 8 सेमेस्टर के लिए किया है, तो आपको अपने रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट में आपको 75% मार्क्स मिनिमम लाना इम्पॉर्टेंट है। उससे अधिक आया तो ठीक है, लेकिन 75% से कम आया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम अपना डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल। एग्ज़ाम शेड्यूल हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए मुझे कितना टाइम मिलेगा, कैसे प्रिपेयर करना है पता रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना सारा सिचुएशन बनाकर काम आगे करते रहेंगे। तो एग्ज़ाम शेड्यूल में यह एग्ज़ाम ट्वाइस इन ईयर होता है, मतलब एक वर्ष में 2 बार यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एक होता है मिड इन ईयर और एक होता है लास्ट ऑफ द ईयर। तो मिड ईयर में हमारा जून सेशन होता है और लास्ट में हमारा दिसंबर सेशन होता है। मतलब 2 बार एक वर्ष में यह एग्ज़ाम कराया जाता है, एक जून सेशन एक दिसंबर सेशन। आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो, इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है कि आप एक बार एग्ज़ाम दोगे या 2 बार एग्ज़ाम दोगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट। एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया है, सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंट रखा गया है ताकि अगर आप जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको जनरल कैटेगरी से मैक्सिमम 30 ईयर ही एज लिमिट रखा गया है। और यदि आप किसी और कैटेगरी से हो, मतलब SC ST OBC अदरवाइज और भी किसी कैटेगरी से हो, तो आप उसके लिए आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, मतलब कि 35 ईयर। यदि आप जेआरएफ से यदि आप जनरल से हो तो आपको 30 ईयर ही मैक्सिमम दिया गया है, आप उस 30 ईयर के अंदर ही आपको करना होगा। और यदि आप सिर्फ नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, नेट के एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है। आप अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद नेट का एग्ज़ाम या फिर मास्टर्स के अपीयरिंग में ही आप अपना नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो विदाउट एनी एज लिमिट। और यदि आप PhD एडमिशन के लिए भी फॉर्म फिल करना चाहते हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसमें भी कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है, आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन होंगे जो यहाँ हम समझ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, यही पैटर्न होगा। तो यह एग्ज़ाम मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस का होता है। 150 क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चन, जो कि 2 पेपर में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका जनरल पेपर है जो कि सबके लिए होता है, मतलब 85 सब्जेक्ट्स में यह एग्ज़ाम कराया जाता है, तो सबके लिए फर्स्ट एग्ज़ाम कंपल्सरी है और 100% क्वेश्चन कंपल्सरी है। और सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा आपका वो आपके मेन डोमेन से होगा, यानी अपने मास्टर्स में आपने जो सब्जेक्ट लिया गया होगा उस सब्जेक्ट से आपको सेकेंड एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट एग्ज़ाम में आपका मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड में 100 क्वेश्चन। और हर एग्ज़ाम
हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में है तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन सेकंड में है तो आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि ओवरऑल टोटल में आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रखा गया है, तो विदाउट एनी माइनस मार्किंग आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो टाइम ड्यूरेशन इसमें मैक्सिमम 3 आवर रखा गया है, यानी कि 180 मिनट फॉर 150 क्वेश्चंस। आपको बीच में कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा, विदाउट एनी ब्रेक आपको पेपर को क्लियर करना है। और यह सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आपको ये नहीं है कि फर्स्ट पेपर आपने क्लियर किया फिर उसके बाद 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का रिलैक्सेशन दिया गया और उसके बाद फिर आप सेकंड कर रहे हो, नहीं। यानी कि आपका पेपर शुरू होगा, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टोटल कंप्लीट पेपर। और माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। यदि आपको पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 100% अटेम्प्ट करोगे। अगर आपको डाउट है, आप 50-50 में हो, तो भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। और यदि आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि हर टॉपिक तो आपका पढ़ा हुआ आएगा नहीं, एनटीए हर टॉपिक तो आप ही का पढ़ा हुआ तो देगा नहीं। कुछ टॉपिक होते हैं जो आउट ऑफ क्राइटेरिया आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, पॉइंट नहीं पढ़ा है, टॉपिक नहीं पता है, फिर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। यदि आपका गेस सही निकल गया तो आपको मिलेंगे +2 मार्क्स। अगर आपका गेस नहीं सही है, गलत है, तो आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। आपने जितने प्रश्न सही किए हैं उसके पूरे के पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। कब से नेट जेआरएफ किए जा रहे हैं, तो पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है नेट और क्या है जेआरएफ। नेट और जेआरएफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसी इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को 2 पार्ट में ऐसे नेट और जेआरएफ में डिफरेंट रखा गया है। नेट क्या है कि जैसे कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको एक ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम देना होगा, उसका रिजल्ट भी एक ही आएगा। सिर्फ उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप अपर लिमिट में हो, 100% 99 से 100% परसेंटाइल क्राइटेरिया में हो तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो, और अगर आप 94, 95 से 99 के बीच में हो तो फिर आप उस परसेंटाइल के बीच में रहने पर आप नेट के लिए क्वालिफाई हो, और उससे नीचे हो तो भाई आप पीएचडी एडमिशन के लिए हो, अदरवाइज आप उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेट क्वालिफाइड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। आप उसमें वो फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो जो जेआरएफ के लिए मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहते हो अपने आगे की हायर एजुकेशन पढ़ाई में, तो आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के विदिन 3 ईयर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हो तो आपको 40,000 प्लस अमाउंट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा फॉर योर 40,000 प्लस अमाउंट आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आपको पढ़ने के लिए। और आप जितने देर तक पीएचडी में पढ़ रहे हो, जैसे कि 4 ईयर 5 ईयर 3 ईयर, तो आपको उतने दिन तक आपको गवर्नमेंट द्वारा यह पैसा दिया जाएगा कि आप ईजिली अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। और इसमें भी आगे की लिमिट है, जैसे कि आप एसआरएफ कर रहे हो, 2-2.5 साल हो गया तो आपको एसआरएफ भी मिलेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। लेकिन अभी हम उसे नहीं देखते हैं, अभी हम पॉइंट देखते हैं कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, नेट किया है, फिर भी आप पीएचडी पढ़ना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट द्वारा उसमें सुविधाएँ दी गई हैं। जैसे कि उसमें भी कुछ फेलोशिप का व्यवस्था किया गया है, NF-OBC, NF-SC एंड NF-PWD। यह जो है नेशनल फेलोशिप गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है, उसमें भी आपको कुछ स्कॉलरशिप की तरह पेमेंट दिया जाएगा, आप उससे इजीली अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। और नेट स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी एडमिशन, यह कुछ वर्ष पहले ही लगाया गया है। विदाउट आप अपने नेट स्कोर के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन कराना है तो आपको जेआरएफ, नेट या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए आप किसी न किसी क्राइटेरिया में आप पास करोगे तो ही आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम अपना डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए उसी नेट और जेआरएफ के डिफरेंस के बिहाफ पर बनाया गया है। ये मेनली 3 क्राइटेरिया में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
फर्स्ट क्राइटेरिया जो रखा गया है वो जेआरएफ के लिए रखा गया है, और सेकंड क्राइटेरिया जो रखा गया है वो प्रोफेसर असिस्टेंट्स के लिए रखा गया है, और थर्ड क्राइटेरिया जो रखा गया है ओनली एंड ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन रखा गया है। अगर आप फर्स्ट क्राइटेरिया में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो, अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो तो आप तीनों के लिए क्वालिफाई हो, यानी कि जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन, आप तीनों के लिए क्वालिफाई हो। और यदि आप सेकंड क्राइटेरिया में, सेकंड कैटेगरी में आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए, तो आपको जेआरएफ वाली सिस्टम की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए ही एलिजिबल हो। और आपने यदि थर्ड कैटेगरी में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, उसे ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप जेआरएफ के लिए और नेट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम अपना डिस्कस करने वाले हैं, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। नॉर्मली देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो बनानी आवश्यक है, क्योंकि विदाउट एनी स्ट्रेटेजी आप इस एग्ज़ाम को तो क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके स्ट्रेटेजी बनाकर, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक दूसरे से रिलेट कर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, टॉपिक कवरेज कहाँ से करना है, कैसे पॉइंट को डिस्कस करना है, कहाँ से क्या एनालिसिस करके क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें पहले देखना क्या है, हमें पहले देखना है एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू, वे किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। टॉपिक तो वही है जो बहुत साल पहले से आता रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफायर कर दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंट एनालिटिकल बना दिया जा रहा है। तो आपको पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे आप क्वेश्चन को समझ सको। तो इस पॉइंट को तैयार करने के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा लास्ट प्रीसीडिंग 5 ईयर एग्ज़ाम का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें से आप क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे, टॉपिक देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस से टॉपिक तैयार करोगे, और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही आप अपने माइंड को उसी हिसाब से इंक्लूड कर आप उस पेपर को तैयार कर आप अपने आगे के पेपर के लिए तैयार हो सकते हो। और सिलेबस जो है वो सिलेबस आप इसी 5 ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आप अपने सिलेबस को कवर करोगे, क्योंकि सिलेबस तो बहुत कुछ है, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम किस हिसाब से आता है उस हिसाब से पढ़ना है। तो आप इस पॉइंट को क्लियर करते हुए ही पढ़ोगे। और रही बात हमारे लास्ट टाइम की, क्योंकि 6 मंथ में सिलेबस इतना बड़ा है, आपको पढ़ते पढ़ते 4-5 मंथ हो जाएगा, तो आप सारा कुछ रिवाइज तो कर नहीं पाओगे। तो आपको लास्ट 1 मंथ, लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लास्ट पॉइंट पर आपको रिवाइज करने के लिए चाहिए कुछ शॉर्ट नोट्स। तो उस शॉर्ट नोट्स के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स, ताकि आप सारे पॉइंट को लास्ट पॉइंट पर भी आप क्लियर कर सको। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मिक्स पॉइंट क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपका टॉपिक पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो टॉपिक छूट जाएगा। तो एनटीए ये थोड़ी देख रहा है आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, वो तो ये देखेगा कि इतना टॉपिक मैंने दिया था, इतने में से क्वेश्चन दिया, अगर आप सही करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यदि आप गलत करते हो तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो फिर देखिए, इस हिसाब से हम अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे जो कि हमारे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, और यही होता है की पॉइंट जिससे हम अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और पेपर को प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, कोई डाउट हो, कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उस डाउट को भी हम क्लियर कर सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई अपनी पॉइंट से कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑफकोर्स पूछिएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन डिस्कस on this topic. So thank you so much for watching this video. Thank you, take care and bye bye.